तो जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे, ओवरव्यू क्लास में, उनके लिए हम एक छोटा सा ब्रीफ कर देते हैं कि इस सेमेस्टर में आपका जो सेकंड सेमेस्टर है एमएससी का, 5 थ्योरी पेपर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं आपके पास, जिसमें पहला पेपर जो आपको पढ़ना होगा दैट विल बी पातंजल योग दर्शन एंड योग उपनिषद एंड प्रिंसिपल उपनिषद। ठीक है। दूसरा पेपर जो आपको पढ़ना होगा इट विल बी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। Third paper will be research methodology and statistics. And fourth paper is there which is therapeutic yoga. इसमें आपको योग का जो थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव है उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर आएगा विच इज रिलेटेड टू मेंटल हाइजीन। पेपर का जो नाम है इट इज मेंटल हाइजीन। ठीक है, मेंटल हाइजीन थ्रू योगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वाले 2 पेपर्स हैं, जिसमें आपका एक तो प्रैक्टिकल क्लासेस मॉर्निंग में चली रही है, उससे रिलेटेड एग्जाम होगा, और दूसरा पेपर जो है वो आपका रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसमें जो हमारा 4th नंबर का पेपर है थेरेपेटिक योगा, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थेरेपेटिक योगा का जो आपका सिलेबस है, थेरेपेटिक योगा का जो आपका सिलेबस है, इसमें मोटा मोटा आपको 3 ब्लॉक्स मिलेंगे और हर एक ब्लॉक में लगभग लगभग 3 3 ही यूनिट्स हैं। ठीक है। तो तीनों ब्लॉक को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि आपको एक ओवरऑल अप्रोच मिल जाए। तो जो आप लोगों का 4th पेपर है थेरेपेटिक योगा, इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट मटेरियल के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। पहला आपका यौगिक हेल्थ से रिलेटेड है, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से रिलेटेड है, और तीसरा थेरेपेटिक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो पहला जो ब्लॉक है जिसमें यौगिक हेल्थ के बारे में बात की गई है, इसमें आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले इंडियन हेल्थ कॉन्सेप्ट डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है, नेचुरोपैथी के क्या सिद्धांत हैं, ये पढ़ने होंगे। सेकेंड यूनिट में आपको जो इंडियन सिस्टम है हमारे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या सिद्धा एक पद्धति है, इनकी क्या यूटिलिटी है हेल्थ केयर में, किस तरीके से इनको यूज किया जा सकता है। और थर्ड यूनिट एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट समझाती है कि थेरेपेटिक योगा, जब हम योग के अनुसार थेरेपी करने का प्रयास करते हैं तो योग के अनुसार हमें स्वास्थ्य के जो बेसिक्स है वो पता होने चाहिए। किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे, किस व्यक्ति को अस्वस्थ कहेंगे, और जो स्वस्थ बिगड़ा है वो कितनी कैटेगरीज में गिना जाता है, मतलब डिजीज कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू योगा। इन सब चीजों को कंसर्न रखते हुए हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को एसएलएम नहीं मिला होगा, तो जिनको मिल चुका है वो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको नहीं मिला है वो ये देख सकते हैं। ये आपका एसएलएम का फर्स्ट यूनिट है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन इंडियन मेडिकल सिस्टम, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड सिद्ध। ठीक है। Okay, I will start the slideshow. Sorry and thank you for the concern. I'll remove my spotlight. Is it visible now? अभी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। सो जो फर्स्ट यूनिट है आपका इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन इंडियन मेडिकल सिस्टम, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड सीता। बेसिकली 3 जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है जो योग से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सिद्ध पद्धति। ठीक है। इन तीनों में हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं उनको हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट आपको एसएलएम में नहीं मिलेगी, लेकिन इसके जितने डिटेल कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड यूनिट में इन्हीं 3 के विषय में, यानी कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सिद्ध, इन तीनों की लिमिटेशंस क्या है यूटिलिटी की, कितने लिमिटेशन तक हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट के इनके पॉसिबिलिटीज होती हैं, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस इसमें रखने चाहिए, इसके रिगार्ड में सेकेंड यूनिट में कुछ ब्रीफ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है। और थर्ड यूनिट जो आपके फर्स्ट ब्लॉक का है इट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि। आदि और व्याधि क्या होते हैं, जब तक हम इसको नहीं समझते तब तक हम योग के अनुसार थेरेपी कर पाने में असक्षम होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये तीनों यूनिट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू आज हम लेंगे। उसके बाद आपको इन तीनों यूनिट्स को पढ़ना है, केवल एसएलएम से नहीं, और भी कहीं से अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप इनके बारे में खोज सकते हैं। नेक्स्ट वीक जब हम लोगों की क्लास होगी, या इसी वीक जब हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, बीच में 2 3 दिन का आपको समय मिलेगा, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो क्वेश्चंस पहले पूछिएगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो एज यू कैन सी, when we are talking about the concepts of health इन इंडियन मेडिकल सिस्टम, बेसिकली हमारे पास मेन 3 नाम आते हैं, जो पहला है आयुर्वेद, दूसरा है नेचुरोपैथी, तीसरा है सिद्ध पद्धति।
आयुर्वेद में हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य क्या है। नेचुरोपैथी में नेचर के हीलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, कि जो प्रकृति है, प्रकृति के जो पांच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, वो नेचुरोपैथी के अंदर आता है। और सिद्ध पद्धति जो है वो लगभग लगभग आयुर्वेद से मिलती जुलती है, उसके किंतु नाम अलग है और कुछ सिद्धांत उसमें अलग है, जिसमें कि मुकुत्रम एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम हेल्थ को समझने का प्रयास करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द हेल्थ इज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो व्यक्ति के हेल्थ की हम बात कर रहे हैं उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है। हेल्थ सेंटर्ड क्वेश्चन क्या उठता है, राइट नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ पर्सन एज अ होल। केवल हम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, केवल स्पिरिचुअल कंडीशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन एज एन होल। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो उसके बॉडीली फंक्शंस, माइंड और सेंसेस के साथ साथ उसका लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग की हमने बात करनी है। ठीक है। जब हम आयुर्वेद में देखते हैं तो सबसे पहले चरक संहिता का एक सूत्र आता है, हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। इसका मतलब क्या है, आयुर्वेद की बेसिकली ये डेफिनेशन है कि जिस विषय वस्तु की, जिस पुस्तक में हित अहित, सुख दुख, आयु के हित अहित का विवेचन किया जाता है, उस टेक्स्ट को हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें जो शब्द आ रहा है ना, आयु, आयु का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट द होल लाइफ स्पैन ऑफ योर लाइफ। आपने अपना पूरा जीवन काल कितने हित और अहित में बिताया, किस प्रकार से सुख में या दुख में बिता रहे हैं, आपका जो लाइफ स्पैन है उसमें कितना हित और अहित है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन आयुर्वेद आपको देता है। सबसे पहले आयुर्वेद में ही स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया। अब इसको अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, सम का मतलब होता है इक्वल या इन इक्विलिबेरियम। ठीक है। दोषः मतलब ये एक टर्म हो गई, तो जब हमने बात करी सम दोषः, सम दोषः मतलब देयर इज समथिंग विच शुड बी इन बैलेंस, और ये समथिंग क्या है, इसका नाम है दोष। दोष क्या होता है वो अभी हम बाद में समझेंगे। इसी प्रकार से कहा गया सम अग्निश्च, सम अग्नि और च, च शब्द जो है संस्कृत के सूत्रों में आपको हर जगह वहां पर मिलेगा, जो हम हिंदी में और के लिए यूज करते हैं। और मतलब एंड, इंग्लिश वाला है ना, मतलब ए एंड बी बोथ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तब हम ये च शब्द यूज करते हैं संस्कृत में। और सूत्र के लास्ट में जब हम उसको जोड़ते हैं तो पिछले शब्द से मिक्स होके आपके प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो सबसे पहले जब हमने देखा सम दोषः समाग्निश्च, सम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दोषास, सम अग्निश्च यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अग्नि, सम धातु यानी कि धातु भी कुछ है हमारे शरीर में, उनकी भी स्टेट कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। मल क्रिया, मल हमारे शरीर का एक भाग है, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, ये मल क्रिया जो है ये भी हमारी संतुलित होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः, अब इसको एक साथ जब बोलता है तो प्रसन्नात्मे इंद्रिय मनः बोलते हैं, लेकिन जब इस शब्द को आप तोड़ेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, प्रसन्न एक हो गया, आत्मा एक हो गया, इंद्रिया एक हो गया और मन एक हो गया। प्रसन्नता की बात की जा रही है, किस किस के प्रसन्नता की, आत्मा के, मन के और इंद्रियों के। ठीक है। आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों के प्रसन्नता की जहां बात की जा रही है, वहां पर आपको स्वास्थ्य का डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, किसमें, आयुर्वेद। ठीक है। तो जब हम आयुर्वेद के हिसाब से ये डिफाइन करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, वहां पे आपके 7 कंपोनेंट्स आते हैं। दोष समान होने चाहिए, अग्नि समान होनी चाहिए, धातुएं समान होनी चाहिए, मल क्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए, आत्मा, इंद्रियां और मन तीनों प्रसन्न होने चाहिए। जब ये 7 के 7 कंपोनेंट्स की चेकलिस्ट फुलफिल होती है, तब आप उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, तब आप उसको पूरी तरह से कंप्लीटली इन अ वेलबींग स्टेट मानेंगे। ठीक है। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा आयुर्वेद के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग इनटू द थेरेपी। क्योंकि हमें जब यही नहीं पता थेरेपी करनी किस चीज की है, तो हम क्या थेरेपी करेंगे। योग में जब हम आसन प्राणायाम की बात करते हैं, तो
आसन प्राणायाम कौन कौन से कंपोनेंट्स को ठीक कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो कौन से कंपोनेंट्स को ठीक कर सकती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वो कब पता होगा, जब हमें ये पता होगा कंपोनेंट्स एक्चुअल में हैं कितने। तो ये हमें ध्यान रखना है। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा जब हम करते हैं तो हमारे 7 कंपोनेंट्स आते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा में। जैसे WHO के अनुसार अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे 3 कंपोनेंट्स आते हैं ओवरऑल वेलबींग के लिए। वैसे ही यहाँ पे आयुर्वेद में हमारे 7 कंपोनेंट्स आते हैं ओवरऑल वेलबींग के लिए। कौन कौन से? सबसे पहले सम दोष। दोष कितने प्रकार के हैं? देर आर 3 टाइप ऑफ दोषास। कौन कौन से त्रिदोष हैं, सॉरी कौन कौन से दोषास हैं? वात, पित्त और कफ। इन तीनों का नाम लगभग लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ है। अब वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, उसको हम जब आयुर्वेद में जाते हैं तो और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे वात के कुछ कुछ सिम्टम्स हमें पता है। वात मतलब होता है वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ। जो पंच तत्व हैं हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यानी कि अर्थ एयर वाटर, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई मानी जाती है, उन 5 एलिमेंट्स में दो दो के कॉम्बिनेशन से वात, दो के कॉम्बिनेशन से वात बन गया, दो के कॉम्बिनेशन से पित्त बन गया और दो के कॉम्बिनेशन से कफ बनता है। बात फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, और आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछेंगे कि पित्त और कफ किस किस के कॉम्पोजिशन से बनते हैं। ये आपका आज का प्रश्न है, ठीक है। तो वात की जब हम बात करते हैं, ये वायु और आकाश से मिलकर बना है। वायु की प्रॉपर्टीज कैसी हैं भैया? हवा जो है, एयर जो है वो चंचल है, वो रुक नहीं सकती एक जगह, है ना। आकाश जो है वो कैसा है, स्पेस जो है वो कैसा है, इट इज एवरीवेयर। तो जिन लोगों के शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है उनके अंदर आपको ये गुण देखने के लिए मिलते हैं। पहला, हवा की तरह हल्के होंगे। हल्के फुल्के मतलब शरीर पतला होगा तभी हल्के फुल्के होंगे। दूसरा, आकाश और वायु की तरह उनमें चंचलता बहुत ज्यादा होगी, यानी कि एक तो वाक्पटुता, बोलने की बहुत ज्यादा आदत होगी। दूसरा, चलते फिरते रहने की आदत होगी, बैठ नहीं सकते एक जगह। और तीसरा, उनके अंदर कंटिन्यूअसली थॉट कर जो प्रोसेस है वो रैंडमाइज्ड तरीके से चलता रहता है कंटिन्यूअसली। ओवर थिंकिंग वाले ज्यादा होते हैं। तो वात वाले व्यक्तियों के ये गुण हैं। पित्त वाले व्यक्तियों के कुछ और गुण हैं, कफ वाले व्यक्तियों के कुछ और गुण हैं, ठीक है। तो पित्त और कफ के क्या गुण है वो आपको सर्च करना है आज। हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि जब हम दोष की बात कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति में वात बढ़ जाए और पित्त कम हो जाए तो वो वात प्रकोपित कहलाता है। वात प्रकोपित मतलब डोमिनेंट इन वात नेचर। इफ एनीवन इज डोमिनेंट इन वात नेचर, द थेरेपी फॉर दैट पर्सन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। बट इफ अ पर्सन इज डोमिनेंट इन पित्त नेचर, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त प्रकोपित है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसी व्यक्ति को उसी कंडीशन में थेरेपी चेंज करनी पड़ेगी हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यदि कपाल भाती क्रिया की। कपाल भाती क्रिया उन लोगों को मना की जाती है जिनको पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इन जनरल हम बोल देते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है जिसका, उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और वो और कपालभाति करेंगे तो पित्त प्रकोपित और ज्यादा हो जाएगा। तो उस पित्त को शांत करने वाली क्रियाएं हमें उनको रिकमेंड करनी पड़ती हैं। उसके लिए हमें खुद को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। तो ये आपको पढ़ के अगली क्लास तक मुझे बताना है, ठीक है। तो दोष हमारे कितने हो गए भैया? टोटल 3 दोष हो गए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अग्नि पे, जो कि हमारा हेल्थ का दूसरा कॉन्सेप्ट है। अग्नियां कितनी प्रकार की होती है? 7, ठीक है। 7 में से देखो 5 अग्नि बहुत आसान है जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी की 3 के नाम आपको ढूंढना है। 5 अग्नि कौन कौन सी है? जो हमारे 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन्हीं की जो एनर्जी है, उनसे रिलेटेड जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट है, उसी के नाम के आगे हम अग्नि लगा देते हैं। जैसे पृथ्वी अग्नि, पृथ्वाग्नि। पृथ्वाग्नि मतलब पृथ्वी कंपोनेंट की जो एनर्जी हमारे भीतर है उसको पृथ्वाग्नि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वायवाग्नि यानी कि वायु की जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको वायवाग्नि कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में जो 5 कंपोनेंट्स हैं, इन 5 से रिलेटेड तो 5 अग्नियां ये हो गई, ठीक है। अब इन 5 अग्नियों के अलावा 2 अग्नियां और ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं, ठीक है। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। 2 नहीं, टोटल यहाँ पे 13 अग्निज होती हैं, जिनमें से 5 आपकी हो गई कंपोनेंट कौन सी, जो अभी हमने डिस्कस करी है, ठीक है। प्लस 7 यहाँ पे हो गई कौन सी अग्नि, जो ये धातुएं हैं हमारे शरीर में। कौन कौन सी धातुएं हैं अब हमें वो भी पता होना चाहिए, अभी उन धातुओं को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 अग्नियां हो गई हमारे किससे रिलेटेड? 5 तत्वों से रिलेटेड, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से रिलेटेड। 7 अग्नियां हमारी हो गई धातु से रिलेटेड, 7 और 5 12। अब बची एक अग्नि। इस एक अग्नि का नाम आपको ढूंढ के मुझे बताना है, ठीक है। अभी गूगल मत करने लग जाना, अभी हमें पढ़ने पे ध्यान देना है।
ये जो 7 धातु अग्नियां हैं, इसके लिए हमें 7 धातुएं समझनी होंगी क्या है। तो ये 7 धातुएं कहाँ से शुरू होती हैं हमारी, जो हमारी बॉडी में टिश्यूज बन रहे हैं, सेल्स प्रेजेंट है, जो बायोलॉजी का हिस्सा है, वो सारे के सारे धातुएं इसमें आती हैं। जैसे शुरुआत होती है कहाँ से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के हैं, फिजिकल बॉडी के, इनको धातु नाम से आयुर्वेद में जाना गया है। तो सबसे पहला जो है रस। रस का मतलब क्या है भैया, रस का मतलब है लिक्विड, यानी कि एक तरह से निचोड़, जो आपने भोजन खाया, द फूड विच यू हैव टेकन इनसाइड योर बॉडी, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सम ऑफ द लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके लीवर से बाइल जूस निकला, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस निकले, दोनों मिक्स होके इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जेजुनम वाला पोर्शन होता है, वहां से इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं। आपका आमाशय जो है, वहां पे खाना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की मदद से HCl में मिक्स होता है, जो हमारा जठराग्नि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हमारा पेट का जो आमाशय के अंदर लिक्विड है, जो अम्ल बोला जाता है ना, वो खाने को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो मिक्स होता है। वहां से जो खाना अम्ल के साथ मिक्स होके गया, उसमें 2 जूसेस मिले, वो जूसेस फिर आगे इस लायक बनाते हैं खाने को कि इंटेस्टाइन उस खाने में से कुछ कुछ खींच सके वापस। अब इंटेस्टाइन उस खाने में से जो जो चीजें खींच रही है, वो चीजें रस के अंदर आती हैं, यानी कि उन 7 धातुओं में से पहली धातु के अंदर आती है। हमने रोटी खाई, हमने चावल खाया, लेकिन जब तक वो हमारे पेट के एंड तक पहुंचा और आंत के शुरुआत में पहुंचा, आंत के शुरुआत में वो खाने की शेप में नहीं रहता, चाहे आप कितना ही टेस्टी और कितना ही सुंदर खाना बना के खा लो, वो घुल घुला के बिल्कुल कैसा बन जाता है, मल जैसा बन जाता है। लेकिन उसमें अभी न्यूट्रिएंट्स है, तो वो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब किया है, वो है रस। वो रस आपके रक्त कंपोनेंट को बनाएगा, यानी कि उस लिक्विड से, उन न्यूट्रिएंट से आपका ब्लड बनेगा। ब्लड के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं अपने आप में, जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, वाटर कंपोनेंट है, मिनरल्स हैं। उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए हमारी बॉडी में हम खाना खा रहे हैं, है ना, वो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स, जो हेल्दी फूड आपने लिया, उसमें से आपके रस के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे, रक्त में पहुंचेंगे, यानी कि वो आपके ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे। तो रस से बना रक्त, रक्त के बाद क्या आया, रस, रक्त, मांस। मांस यानी कि जिसको हम अपनी बॉडी में बोलते हैं, इसकी बॉडी में मांस कम है, यानी कि दिखने में इसके शरीर पे जो मांसपेशियां हैं वो कम है। तो जितना भी हमारा मसल फॉर्मेशन होता है, वो सारा का सारा मांस के अंदर आता है। जितना आपके शरीर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है ना, वो चर्बी आपकी मांस कैटेगरी के अंदर आती है, जिनको हिंदी में मांसपेशियां, इंग्लिश में मसल या टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मांस के बाद आता है मेद। मेद का मतलब है एक्चुअल फैट। फैट मतलब आपकी बॉडी में स्किन है, स्किन के नीचे मसल है, मसल और स्किन के बीच में कुछ फाइब्रस टिश्यूज हैं, है ना, जिनको फेशिया कहा जाता है। उस फेशिया के ऊपर एक लेयर जमा होनी शुरू होती है, जिसको फैट की लेयर कहा जाता है। वो फैट जो है, वो आयुर्वेद की डेफिनेशन में, आयुर्वेद की लैंग्वेज में, प्लीज डोंट राइट इन द स्क्रीन, प्लीज डोंट राइट इन द स्क्रीन, रिमूव वट एवर यू हैव रिटन। ओके, थैंक यू सो मच। सो जब हम बात कर रहे थे रस, रक्त, मांस, हम बात कर रहे थे मेद की। मेद मतलब जो फैट एक्यूमुलेट हुआ है हमारे मसल और स्किन के बीच में। ठीक है, उस मेद में अगर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए नीडेड होता है, उस मेद में अगर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि बोन के ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन के जो बेसिक सेल है उसके बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस मेद से फिर हमारा अस्थि फॉर्मेशन होता है। अस्थि से फिर बनती है मज्जा, मतलब अस्थि के भीतर अगर और जाओगे तो मज्जा प्रेजेंट है। मज्जा मतलब जैसे अस्थि मज्जा आप बोलोगे बोन मैरो को, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो बेसिक कंपोनेंट है, रेड बोन मैरो जो लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में बनाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो रेड बोन मैरो से होता है। अगर वो रेड बोन मैरो की ही कैपेसिटी कम है, तो वो कब कम होगी, जब आपकी बोन्स वीक होंगी। तो उस बोन की इंटेंसिटी जितनी अच्छी, बोन की हेल्थ जितनी अच्छी, उतनी आपकी बोन मैरो हेल्थी रहती है। ठीक है, मज्जा, और उसके बाद लास्ट में क्या बनता है, जिसको हम वीर्य या शुक्र या ओजस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। इन द मेल बॉडी इट इज नोन एज द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, एंड इन द फीमेल बॉडी इट इज नोन एज द क्वालिटी ऑफ एग विच इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो 7 धातुएं हैं, इन्हीं से पूरा हमारा फिजिकल बॉडी बना है।
इन फिजिकल कंपोनेंट्स को हम सात धातुएं, सप्त धातुओं के नाम से आयुर्वेद के अंदर जानते हैं। तो ये हो गई भैया हमारी सात धातुएं। इसके बाद जो एक लास्ट बचा है, ये आपको मुझे ढूंढ के बताना है क्या होता है, ठीक है। अब ये जो सात धातुएं हैं, जो हमने भोजन ग्रहण किया उससे पूरा एक्सक्रीट होके जो जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई शरीर में, शरीर ने रस एब्जॉर्ब करके सारा अपना काम कर लिया, लेकिन जो बचा कुचा पदार्थ है, वो बचा कुचा पदार्थ क्या कहा जाता है, मल कहा जाता है। अब ये मल भी, अब ये मल भी जो है, ये धारणीय और अधारणीय बताए गए हैं। मतलब क्या हम, हमें वो जो वेग है उस मल का वो रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये मल क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा एक मल निकल रहा है वो मल के अंदर आएगा। जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से लिक्विड एक्सक्रीशन हो रहा है, यानी कि जिसको मूत्र या फिर यूरिन कहा जाता है, वो भी मल कैटेगरी में आएगा। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी में रहते हैं, पसीना निकलता है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपका मल के अंदर है, ठीक है। तो ये दोष, अग्नि, धातु और मल, ये सब हमारी फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद आता है आत्मा, इंद्रियां और मन। आत्मा, इंद्रियां और मन के अंदर थोड़े से डीपर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें इंद्रियों को समझना आसान है। इंद्रियों का मतलब है सेंस ऑर्गन्स। पांच हमारे आउटर सेंस ऑर्गन्स और पांच हमारे इनर सेंस ऑर्गन्स। मनस का मतलब फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हमारा माइंड है, बुद्धि है, यहाँ पे वो कुछ कैलकुलेट कर रही है, पूरी बॉडी का हार्मोन एनालिसिस कर रही है, हार्मोन बैलेंस कर रही है, वो हमारा सारा मनस के अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो इस विषय को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े गूढ़ हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनमें हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बट हाँ, एवरी वन विच इज प्रेजेंट राइट नाउ इन द फील्ड ऑफ योगा, दे ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो ऐसा है हमारे शरीर में कि इतना फिजिकल जो हमने एक्सप्लेनेशन किया उसके बाद भी उससे ऊपर, उससे भीतर कुछ है जो इन सब से अलग काम करता है, उसी को हम आत्म तत्व का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति का परिचय, एक स्वास्थ्य का परिचय। स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं, हम कहेंगे स्वास्थ्य का परिचय, कि ये जो अग्नियां हैं, सॉरी दोष से स्टार्ट करते हैं, ये जो दोष हैं, तीनों दोष हमारे इक्विलिब्रियम में रहे। खत्म कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वात खत्म हो जाएगा आपके शरीर से, वात खत्म हो जाएगा तो आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा, पित्त खत्म हो जाएगा तो आपकी जितने शरीर में पॉसिबिलिटीज है ना, वर्किंग कैपेसिटी, वो सारी खत्म हो जाएगी। कफ अगर शरीर में खत्म हो गया तो ठहराव खत्म हो जाएगा। यानी कि वात पित्त कफ का रहना जरूरी है, हमारा शरीर बना ही उन तीनों से है, किंतु उनका बैलेंस में रहना आवश्यक है। कोई एक चीज बढ़ जाती है तो वो हमें डिजीज देती है, ठीक है। उस एक चीज के प्रकोप को, प्रकोपित होने को हमें ऋतुचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, रात्रिचर्या के हिसाब से, ये सारे कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के हैं, हमें सही करना होता है, ठीक है। तो ये तीनों दोषों को इक्विलिब्रियम में रखना, समान स्थिति में रखना, जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं उनको सम स्थिति में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, जो सप्त धातुएं हैं उनको सम स्थिति में रखना, और जो त्रिप्रकार के मल हैं उनको सम स्थिति में रखना। साथ ही साथ इंद्रियों, आत्मा और मन को प्रसन्न रखना। जो व्यक्ति इन सब चीजों को कर पा रहा है वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। नाउ व्हेन वी जंप इनटू द थेरेपेटिक अप्रोच, हमें ये पूरे 7 के 7 पर्सपेक्टिव्स देखने पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की दोष डिसबैलेंस्ड है तो हमें दोष के ऊपर काम करने पड़ेगा। अग्नियां डिसबैलेंस्ड है तो हमें उनको ऐसी प्रैक्टिसेस करानी पड़ेगी जिनसे अग्नि बढ़ती है। अगर अग्नि ऑलरेडी बढ़ी हुई तो ऐसी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी जिससे अग्नि कम होती है। धातुएं हो सकता है किसी के शरीर में डिसबैलेंस स्टेट में हो, तो हमें उनको ऐसे डाइट रिकमेंड करने हैं जो कि उन धातुओं को और ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। यदि किसी के शरीर से मल एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, मल शरीर में जमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को हमें ऐसी रेमेडीज भी देनी पड़ती हैं आयुर्वेद के अनुसार। मतलब हमें नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, ऐसी रेमेडीज देनी पड़ेगी जो पहले उसकी उस डिजीज स्टेट को नॉर्मल स्टेट में लेकर आए, ताकि उसकी मल क्रिया जो है सुचारू रूप से संचालित रहे। उसके बाद हम इंद्रियां, मन और आत्मा के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब चीजों का अभ्यास करके अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वास्थ्य। तो बीच में 2 से 3 शब्द मैंने यूज करे, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सब क्या है। जैसे हमें कोई एक मशीनरी खरीदनी हो आज के समय पे, सपोज आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदनी है कपड़े धोने वाले,
तो उस मशीन को जब आप घर पे लेके आएंगे, डब्बे में पैक होगी, उसके साथ एक मैनुअल निकलता है। उस मैनुअल में उसके यूज करने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते हैं, है ना। साथ ही साथ उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि हमारे एक व्यक्ति को बुलाओ, ताकि वो समझा दे आपको कि इसको यूज कैसे करना है। क्योंकि कंपनी को ये भरोसा नहीं है कि आपको मैनुअल दे दिया फिर भी आप उसको पढ़ोगे। सेम उसी प्रकार से आयुर्वेद जो है उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट एज अ मैनुअल हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए दिए हुए हैं, जिनको कि एक मैनुअल फॉर्मेट में रिटर्न आपको दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम उनको नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ लोग आयुर्वेद के जो प्रचलन से सीखते आ रहे हैं, वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है, ऋतुओं के हिसाब से आपको अपना डाइट एक्सरसाइज सब चेंज करना है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में हेल्थ के अंदर ही आता है, बिकॉज हेल्थ इज वर्किंग एज अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इज नॉट एन स्टैटिक कॉन्सेप्ट। हेल्थ में बहुत सारे कंपोनेंट है और सारे कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंज होने वाले हैं। अगर हम पीछे जो 7 चीजें देखी इनको भी देखें तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है। अभी प्रेजेंट स्टेट में अगर सपोज मैंने किसी की नब्ज चेक करके ही बताया कि भैया इसका तो वात बढ़ा हुआ है, जरूरी थोड़ी है कल भी वात ही बढ़ा हुआ रहेगा। कल मौसम चेंज होगा, कल वो हो सकता है उसकी नींद पूरी हो जाए, हो सकता है उसकी बॉडी स्टेट कंपैरेटिवली अभी सही हो तो उसका वात नॉर्मलाइज हो जाए, कल उसकी अग्नि बढ़ी हुई हो। तो ये जो 7 कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर डायनेमिक, दे आर नॉट स्टेटिक। इसी वजह से हमें आयुर्वेद के भीतर स्वास्थ्य को देखते हुए आहार विहार, आचार विचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और समय के अनुरूप, यानी कि जो कालक्रम चल रहा है उसके अनुरूप इन सब चीजों का रेगुलेशन सीखना पड़ता है, तब हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में थेरेपी की बात कर पाते। ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने देखा, इट वॉज अबाउट द आयुर्वेद। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट अवर फोकस ऑन द नेचुरोपैथिक। इट इज नॉट कंप्लीट, ओके। ये कंप्लीट नेचुरोपैथी नहीं है जो हमने अभी, ये कंप्लीट आयुर्वेद नहीं है जो अभी हमने पढ़ा। उसका कौन सा कंपोनेंट थेरेपी में यूज होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हमने केवल एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। ठीक है। इसी प्रकार से जब आप नेचुरोपैथी की बात करेंगे, तो नेचर ने, प्रकृति ने हमें मूल रूप से 5 तत्व ऐसे दिए हैं जिनसे हमारा शरीर भी बना है और जिनसे बाहर की पूरी प्रकृति भी बनी है। प्रकृति में आपको वो सभी तत्व मिल जाएंगे जिन 5 तत्वों की हम बात करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर इज दैट कि नेचर के ये जो 5 एलिमेंट हैं, दे हैव सम हीलिंग कैपेसिटी इन देमसेल्फ। नेचर के कुछ अपने लॉज हैं, प्रकृति के कुछ अपने नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम ये है कि बदलाव कंटिन्यूअस है, चेंज इज कंटिन्यूअस, नथिंग एल्स इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। सो एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। प्रकृति का सबसे पहला नियम कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ठीक है। अब उस बदलाव के हिसाब से, उस चेंज के हिसाब से हमें अपने हेल्थी लाइफ स्टाइल को अगर मेंटेन करना है, हमें स्वयं को रेगुलेट करते रहना पड़ेगा। हम किसी एक डाइट पे, एक प्रोटोकॉल पे, एक दिनचर्या पे फिक्स्ड नहीं हो सकते। उस रूटीन बाहर के चेंज होने के साथ साथ हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो जब शरीर के भीतर चेंज हो रहा है, आज जो चीज हमें फायदा कर रही है, हो सकता है सर्दी के मौसम में वही चीज नुकसान करे। वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर हमें मेंटेन करनी है, तो वो नेचर के लॉज के हिसाब से हमें खुद को रेगुलेट करना पड़ेगा। जब हम खुद को रेगुलेट करेंगे उन नेचुरल लॉज के हिसाब से, तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करने की कैपेसिटी रखती है और हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन इन केस अगर वो सेल्फ रेगुलेशन, वो लाइफ रेगुलेशन हेल्दी लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमारा नहीं हो पाता है, तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी ले रही है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एक, न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, ओके। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ले रही है उस न्यूट्रिशन प्रोसेस से, उसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है, रिपेयर करती है, रेगुलेट करती है और हम हेल्दी बने रहते हैं। अगर हमने वो हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं किया, वो सेल्फ रेगुलेशन हमने फॉलो नहीं किया, व्हाट इज गोना हैपन विद अस इन द नेक्स्ट फेज, वी विल बी इन अ फेज ऑफ डिजीज। और वो डिजीज को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उस डिजीज को कैसे हम ना आने दें और कैसे वो डिजीज की जो स्टेट है उसको बढ़ने से रोका जाए, ये तीनों की ही बात नेचुरोपैथी करता है। यानी कि हेल्थ प्रमोशन, यदि कोई स्वस्थ है तो स्वस्थ बना रहे, हेल्थ प्रिवेंशन यानी कि स्वस्थ है तो बीमारी ना आने दे, और गलती से अगर बीमार हो गया है, हो सकता है ना जिसको बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो हो सकता है कि पहले उसको नहीं पता है बेचारे को, अब उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भैया ध्यान रखना चाहिए था, अब तो मैं बीमार हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है अब मैं बीमार हो गया तो अब मैं ठीक नहीं हो सकता। Restoration of health is also possible. That is the concept of naturopathy.
क्योंकि जो प्रकृति ने हमें हीलिंग कैपेसिटी दी है, वो हीलिंग कैपेसिटी हम इंटरनल बॉडी हमारी यूज करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी वही 5 तत्व हैं। और वही 5 तत्व अगर अंदर के कमजोर हो जाए तो हम बाहर से भी उन चीजों को लेकर के, बाहर से उन चीजों की थेरेपी करके नेचुरोपैथी के हिसाब से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, लगभग लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, अगर हमें फीवर हो जाता है, जैसे आजकल मौसम भी चल रहा है डेंगू वगैरह का, अगर किसी व्यक्ति को फीवर हुआ है तो जनरली वो पहले क्या ट्राई करता है कि एक कॉमन सा कोई डोलो या कॉम्बिफ्लेन, जो घर में कोई एलोपैथिक मेडिसिन पड़ी है, वो खा ले। लेकिन अगर वो फीवर किसी दूसरे टाइप का हुआ तो बढ़ जाता है, वो फीवर सिर में चढ़ जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत काम करता है। अगर सिर गर्म हो रहा है और ज्यादा सिर की तरफ प्रेशर आ मतलब टेम्परेचर आ रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी में एक सूती कपड़ा डुबाया, उसको निचोड़ा और उसको खोल के ऐसे हम पट्टी लगा देते हैं माथे के ऊपर। वो पट्टी किस चीज का काम करती है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर के अंदर कैपेसिटी है इवेपोरेट होने की। वाटर इवेपोरेट कब होगा, जब उसमें हीट पड़ेगी, यानी कि जो जल है उसका वाष्पीकरण संभव है। देयर इज अ कैपेसिटी इन वाटर टू मेक इट सेल्फ इन गैशियस कंडीशन इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हीट, राइट। तो हीट जहां पे हो रही है, अगर हम वहां पे पानी का कपड़ा लगा देते हैं तो ये क्या करता है, यहां से जो हीट निकल रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाता है, इस टेम्परेचर को कंपैरेटिवली डाउन कर देता है। इस तरीके से हमारी जल पट्टी ने काम किया। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, वही जल पट्टी, ठंडी पट्टी आप पेट पे रखो तो जो इरिटेशन होती है ना पेट में, वो कम हो जाती है। मिट्टी की पट्टी रखी जाती है जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये सारे के सारे क्यों हम ये चिकित्सा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जल के गुण कैसे हैं, ठीक है। हम जानते हैं मिट्टी के गुण कैसे हैं, वायु के गुण कैसे हैं। तो ये पूरी की पूरी थेरेपी इन 5 तत्वों के प्रॉपर्टीज पे, कि ये 5 जो एलिमेंट्स हैं इनकी खुद की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये किस किस तरीके से हील कर सकते हैं, और कौन कौन सी बीमारियां एक्चुअल में होती हैं उस चीज के डिसबैलेंस की वजह से, तब हम कोरिलेट करके वो रिस्पेक्टिव थेरेपी अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर हमें आती है तो। बिना सीखे हमें इन थेरेपीज को अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्मॉल ट्रिक्स इन ईच एंड एवरी थेरेपी, चाहे हम नेचुरोपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें या योग की बात करें। छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों ने सीखे हुए हैं, उनको ज्यादा पता होते हैं। हम देख के सीखते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आकाश तत्व की चिकित्सा के लिए, वायु तत्व की चिकित्सा के लिए फास्टिंग की जाती है और मसाज की जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वायु और आकाश, क्योंकि दोनों बैलेंस लगभग लगभग एक जैसे हमें महसूस होते हैं कि वायु और आकाश एक ही है, तो आपको ये सर्च करना है कि वायु तत्व की चिकित्सा के लिए कौन सी थेरेपी है। 2 ऑप्शन आपके पास है, एक है मसाज थेरेपी और एक है फास्टिंग थेरेपी, ठीक है। आपको एक का आंसर मिल जाएगा तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जैसे मैच द फॉलोइंग होता है ना, वायु तत्व की चिकित्सा के लिए कौन सी थेरेपी है, मसाज थेरेपी या फास्टिंग। वैसे ही आकाश तत्व की चिकित्सा के लिए कौन सी थेरेपी है, फास्टिंग या फिर मसाज, वो आपको ढूंढ के रखना है। अगर कोई अभी ढूंढ भी लेगा तो अभी हमें इस क्लास में नहीं बताना है, हमें बताना है इसको अगली क्लास में, ठीक है। बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ योग, सो वी मस्ट हैव टू लर्न द पेशेंस ऑल्सो। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका जो ह्यूमन बॉडी में इंट्रैक्शन है, किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं, वो हमारे नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज हमें ढूंढनी है कि जल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बात अलग है, लेकिन शब्द में जब पेपर में लिखने के लिए आता है तो हमें शब्द नहीं मिलते, शब्दावली हमारी कम है इसमें, ठीक है। तो वो डिक्शनरी हमें धीरे धीरे अपनी नोट्स के माध्यम से बनानी है। तो ये जो पूरा नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है, ये शरीर को अंदर से ठीक करता है, इंटरनल सपोर्ट करता है, हेल्दी डाइट एक्टिविटी को प्रमोट करता है। इस वजह से यहाँ पर नेचुरोपैथी में जो सेल्फ रेगुलेशन और नेचुरल लिविंग कॉन्सेप्ट है, उसके 6 बेसिक लॉज आते हैं जो हमें पता होने चाहिए एग्जाम पर्पज से भी और नेचुरली भी, ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, वो क्या कहता है कि नेचर के अंदर हीलिंग पावर है एंड वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें क्या एक्सेप्ट करना है कि नेचर इज हैविंग द हीलिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। इन 5 एलिमेंट्स की मदद से
हमारे शरीर में बहुत अच्छी एक हीलिंग कैपेसिटी है, जो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। अगर कोई एक बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसको डाउन भी किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि आपको डिजीज को ट्रीट करने से पहले, डिजीज के जो सिम्टम्स है उनको ट्रीट करने से पहले उसका कॉज जान लेना आवश्यक है, उसका कारण जानना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को शायद ये सुन के अजीब लगेगा, नेचुरोपैथी के हिसाब से जो तीव्र ज्वर है, यानी कि हाई फीवर, वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा मित्र है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि शत्रु वो है जो पास में बैठ के आपको धीरे 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 खोखला करता रहे, और मित्र वो है अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो एक बार में चांटा लगाए और एक ही बार में सही कर दे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नेचुरोपैथी बोलता है कि भैया जो तीव्र ज्वर है, बहुत तेज ज्वर, वो आपको आता कब है? वो कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। तीव्र ज्वर तब आता है जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन अचानक से हो गया है, कोई बैक्टीरिया, पैथोजन बाहर से अचानक से एंटर कर गया है, और आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ने के लिए बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ा लेती है। क्योंकि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, लिम्फेटिक नोड्स में से जो आपका लिम्फ मटेरियल है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकेगा। और अगर आपको तीव्र ज्वर आया है तो वो इन्फेक्शियस चीज जो आपको बाद में खराब कर सकती है, वो बैक्टीरिया जो आपको बाद में खराब कर सकता है, आपकी बॉडी उससे लड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो तीव्र ज्वर आने से पहले उनका बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली गट तक पहुंच चुका होता है, फिर उनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, लंबे समय तक पेट दर्द, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गई, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो प्राइमरी थिंग वी शुड हैव टू टेक केयर ऑन इज नॉट द सिम्टम। हमें जो दिख रहा है उस पर काम नहीं करना, हमें उसके कारण के पीछे घुसना है, कि हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आके मुझे बताया, मैडम मेरे ना 15 दिन से लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छा लोअर बैक में पेन हो रहा है, चलो उसे भुजंगासन करवा दो। ऐसा संभव है कि उसके लोअर बैक में पेन कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो। कॉन्स्टिपेशन में अगर आप किसी व्यक्ति को ओवर एक्स्ट्रा बैक बेंडिंग करवा दोगे तो उसका कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो कॉज अगर हमें पता हो, उसी कॉज को जानने के लिए आपने देखा होगा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, वो घंटों घंटों पेशेंट से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अच्छा आपको कब से प्रॉब्लम है, अच्छा आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, अच्छा कब से ये प्रॉब्लम चल रही है, घर में किसी और को तो नहीं हो रही। तो ये जो पीछे की क्वेरी होती है ना, दिस क्वेरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इफ यू वांट टू बी अ थेरेपिस्ट। यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, पहले भी कभी हुआ है क्या सेम चीज, घर में किसी और को भी है क्या ये प्रॉब्लम। वो सारा डेटा जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है ये जानने के लिए कि वाकई में ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, इन सिम्टम्स के पीछे का कारण क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से बैक पेन के लिए बोला, तो मुझे खुद को ये नॉलेज होनी चाहिए कि बैक पेन किस किस कंडीशन में हो सकता है। कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को बैक पेन हो सकता है, किसी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई हो तो उसको बैक पेन हो सकता है, किसी के शोल्डर में पेन लंबे समय तक हो, 15 दिन से ऊपर अगर किसी का शोल्डर का पेन रेजिस्टेंट रह जाता है तो वो लोअर बैक में शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली अपने घर में, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहा हो, उसे लग रहा हो कि मैं अकेला हूं, बस मेरे साथ कोई नहीं है काम करने के, वो व्यक्ति को भी साइकोसोमेटिक रूप से बैक में मसल स्टिफनेस और मसल पेन होता है। तो ये सारी चीजें हम पता कैसे चलेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज लेने का काम ही हम क्या करते हैं, थेरेपी में करते हैं। ठीक है, तो जब हम वो कॉज को जानेंगे, पहले अंदर उसके कारण ढूंढना है। वी मस्ट हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज एंड देन ट्रीट द कॉज, नॉट द सिम्टम। बैक में पेन है, कोई बात नहीं, झेल लो बैक पेन को 4-5 दिन, लेकिन कॉज क्या है? कॉन्स्टिपेशन। सो यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, बैक बेंडिंग में, सॉरी, जो बैक पेन है उसमें बैक एक्सटेंशन फायदा करता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में आपको पवन मुक्त आसन फायदा करेगा, यानी कि जिसमें आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट हो रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करनी पड़ेगी कि कॉज को हम कैसे पहचाने और उसके हिसाब से कैसे ट्रीटमेंट दें। ठीक है, थर्ड लॉ और तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है, सबसे पहले हमें रिस्क कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल नगण्य करनी है। मतलब कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हमें अप्लाई नहीं करना है जिससे रिस्क भी हो सके, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सके। हमें बिल्कुल ऐसे मिनिमल ट्रीटमेंट से शुरू करना है जिसका अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो नेगेटिव भी ना आए। कम से कम वो व्यक्ति अपनी उस स्टेट को बना के तो रखे, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा
कि तीन चीजें जो चाहिए नेचुरोपैथी को, वो क्या चाहिए? एक तो हेल्थ उसी स्टेट में रहे, ठीक है, प्रिवेंट करना है उसको। प्रिवेंट करने के बाद हमें उसको मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं हो पाए और गलती से डिजीज आ गई तो उसे रिस्टोर करना है। तो अगर सेकेंड फेज में है हम, कि मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस मेंटेन नहीं हो पाए और जस्ट अभी अभी डिजीज आई है, तो हमें कोई भी इंस्टेंट ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे कि बहुत ज्यादा रिस्क में हम सामने वाले पेशेंट को डाल दें। हमें उस पेशेंट को डायग्नोस अच्छे से करना है। डायग्नोस करने के बाद फोर्सफुल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं देना है। और फोर्सफुल ट्रीटमेंट ना देने के साथ साथ ये जरूर देखना है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा, वो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स की तरफ ना हो। वो रिस्क मैनेजमेंट हमारा लोअर साइड पे हो, कि पॉजिटिव सिम्टम ना आए तो कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना आए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें हार्मफुल सप्रेशन और सिम्टम्स वाली जो चीजें हैं उनको अवॉइड कर देना है, बिल्कुल ट्रीटमेंट में से बिल्कुल साइड कर देना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जिन लोगों को डीपर नॉलेज नहीं होती, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल वही वाला उठा लेते हैं वापस से, बैक पेन वाला, कोई मेरे पास आया कि बैक में पेन है, तो आपने देखा होगा जो योगा अभ्यास करते हैं बच्चे, जो अभ्यास करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल की बात नहीं कर रही हूँ। जब वो बैक वगैरह स्टिफ हो जाते हैं तो ऐसे उल्टा लिटा के अपने साथी को कमर पे ऐसे कड़कड़ कड़कड़ कर देते हैं, मतलब कि कायरोप्रैक्टिक वाली जो टेक्निक्स होती है ना, वो कमर कड़का देते हैं, चटका देते हैं कमर। अगर यही चीज आप किसी एजेड व्यक्ति के साथ कर दी जो 50 साल का है, 55 साल का है, कमर में पेन है, आपको लगा अच्छा उससे तो मुझे तो बड़ा आराम मिला था, लेकिन आप प्रैक्टिशनर थे, आप ये भूल गए, आपकी जो कंडीशन थी वो अलग थी। अब आप प्रैक्टिशनर नहीं हो, अब आप एक पेशेंट की तरह सोचो। यदि आप उस पेशेंट को दे रहे हो जिसकी मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, कॉन्स्टिपेटेड है, उसकी बॉडी को नहीं पता रिकवरी कैसे होनी है, बहुत समय से बीमार पड़ा है, अगर उसकी आपने कमर चटका दी, उस टाइम तो उसको आराम मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स, 2 दिन के बाद, जब मसल्स रिकवरी करना शुरू करती है, मसल फटीक जाना शुरू करता है, तो मसल और टाइट हो जाएगी। उसके बाद उनको दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो डू नॉट हार्म वाला कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, इफ यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी एज अ डॉक्टर, मे बी हो सकता है कोई BNYS वाले स्टूडेंट भी हो सकता है कोई MBBS MD वाले स्टूडेंट भी, अगर वो नेचुरोपैथी की लाइन में आना चाहते हैं, दे मस्ट हैव टू एजुकेट द पेशेंट, नॉट ओनली गिविंग द ट्रीटमेंट, बट दे मस्ट ऑल्सो हैव टू एजुकेट द पेशेंट। वाई? क्योंकि योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद कभी भी ये नहीं कहता कि हम डॉक्टर हैं, जीवन भर हमारे पास आओ, हम आपको दवाइयां देंगे और ठीक करेंगे। नहीं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ जो भी हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है, बीइंग अ स्टूडेंट राइट नाउ वी आर लर्निंग, बट व्हेन वी विल गो इन द ट्रीटमेंट वी विल ऑल्सो टीच द पीपल, वी विल ऑल्सो ट्रेन द पीपल, सो दैट जब उनको जरूरत हो, उनके आसपास कोई ना, वो खुद को भी हील कर सके, वो खुद को भी ट्रीट कर सके। छोटे मोटे ट्रीटमेंट तो वो खुद भी ले ही सकते हैं, ठीक है। तो उनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो नहीं करनी है पेशेंट को खुद, वो भी हमें उन्हें बतानी है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे सपोज आपने नस्य क्रिया करवाई किसी को, नस्य क्रिया में क्या होता है, आप तेल में कुछ आयुर्वेदिक अपने जो रेमेडीज हैं उनको डाल के नाक में उस तेल को डालते हैं। अब वो जो आपने आयुर्वेदिक उसमें दवाइयां डाली, जो आपने उसमें हर्ब्स डाली, उसकी नॉलेज पेशेंट को नहीं है। पेशेंट ने क्या किया, डायरेक्टली उठा के तेल डाल दिया गर्म करके। तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसे नहीं पता, जो धारा है वो कैसे होनी चाहिए उसे नहीं पता, उसने जस्ट उठा के डाल दिया। तो हो सकता है वो ऑयल उसके नासिका मार्ग से होते हुए अब उसके एयर वे में चला जाए, यानी कि जो ट्रेकिया वाला पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसका कफ एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी जाने तो देगी नहीं ट्रेकिया में। उसकी वजह से उसका ईसोफेगस ओवर एक्टिव होगा और उसको खांसी 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 आती रहेगी। उस खांसी की वजह से अगर अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो गई तो ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पेशेंट्स को एजुकेट भी करना है कि आपको क्या चीज खुद करनी है, कितना आपके लिमिट में है, और क्या आपको खुद से ट्राई नहीं करना है। ये अगर हो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर हो तो प्लीज कम टू मी, ठीक है। ये एजुकेशन हम तब दे सकते हैं जब हम खुद उस तरीके से चीजों को सीखेंगे। देन फिफ्थ कॉन्सेप्ट कम्स टू ट्रीट अ पर्सन एज अ होल। होल का मतलब क्या है, जो 7 कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े, जो 5 तत्व अभी हमने पढ़े, वो 7 कॉन्सेप्ट, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वाले है ना, और जो ये हमने 5 कॉन्सेप्ट पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाले अभी जो पढ़े, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति की चिकित्सा की ओर सोचना है। केवल ये नहीं कि अच्छा तुम्हें दिक्कत हो रही है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अच्छा तुम मुझे अपनी बातें बता दो, तुम मन से गालियां निकाल दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नेवर एवर डू दैट।
क्योंकि यदि उस व्यक्ति को इस चीज की हैबिट पड़ गई कि वो नकारात्मक शब्दों का उपयोग करके अपनी इमोशंस को रिलीज करे, तो वो फ्यूचर में और ज्यादा बीमार पड़ सकता है। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हील द सोल ऑल्सो। हमें अपने मन की चिकित्सा कैसे करनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उन भावों को जो हमारे भीतर दबे हुए हैं, जो साइकोसोमेटिक पेन के रूप में सामने आते हैं, उन भावों को किस प्रकार से हमें रेगुलेट करना है, यही आपको नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग सिखाता है। ठीक है। देन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी कम्स द प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ। मीन्स अगर किसी को डिजीज थी, रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए आपने डिजीज को ठीक कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बीइंग अ डॉक्टर काम किया, बीइंग अ थेरेपिस्ट काम किया, बट एजुकेट भी कर दिया पेशेंट को। अब आपको पेशेंट को ये भी समझाना है कि देखो, आपकी जिम्मेदारी है अपनी हेल्थ को बचा के रखना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट योर हेल्थ, अदरवाइज व्हाट एल्स कैन बी द पॉसिबिलिटी, और क्या वर्स हो सकता है उसकी जानकारी देना भी आवश्यक है। अदरवाइज वो व्यक्ति वापस से सेम गलती दोहराएगा और वापस से वो सेम ट्रीटमेंट लेने के लिए आ जाएगा। ठीक है। तो ये 6 कॉन्सेप्ट्स नेचुरोपैथी के अंदर मूल सिद्धांतों की तरह काम करते हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने आयुर्वेद के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, नेचुरोपैथी के कुछ जो मूल धारणाएं हैं जो आवश्यक है उनको समझा। इसका आगे का आपकी फ्राइडे को दोबारा से क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी जितनी चीजें पूछी हैं उनमें यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई प्रश्न हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। मैम एक्सक्यूज मी। जी बताएं। मैम आपने 3 क्वेश्चन लिखवाए थे, अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला वाला क्वेश्चन मिस हो गया। आप थोड़ा उसको रिपीट कर देंगे? देखिए सर, मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, बट बीइंग अ स्टूडेंट शायद आप भी जानते होंगे, जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे ना, टीचर कुछ बोल रही होती थी, हम लिखते थे, हम भूल जाते थे, फिर मैम दोबारा रिपीट करना, मैडम को खुद याद नहीं रहता था, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे तब वो क्वेश्चन दिमाग में आता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि मैंने क्या क्वेश्चन बताया। अगर किसी और ने फर्स्ट नोट करे हो तो वो हेल्प। फर्स्ट क्वेश्चन वाज फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैडम ने कफ का बताया कौन सा एलिमेंट है, आप पित्त और वात का ढूंढ के आइए। दिस हाँ, वाज द मैंने फर्स्ट वात क्वेश्चन का बताया था कि वात दो चीजों से, दो तत्वों से मिलकर बना हाँ है। आपको ये सर्च करना है कि पित्त और कफ में कौन कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं। ओके थैंक मैम, यू सर, ओके ओके। थैंक यू सर। क्वेश्चन कौन था, थैंक यू कोई मैम। और बताएंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन क्या था, कोई और बता सकते हैं? मैम सेकंड क्वेश्चन था, विच थेरेपी इज गुड फॉर द एयर एलिमेंट माल फंक्शंस, मसाज, और एक और दूसरा ऑप्शन था मैम हाँ उसमें। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि वात और आकाश, सॉरी, वायु और आकाश में ओ, कौन से तत्व की चिकित्सा किस माध्यम से होती है। और 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, थेरेपी, मसाज थेरेपी, और दूसरा मैंने आपको दिया था ये फास्टिंग। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था मैंने, क्या बोला था आप लोगों वो को? अग्नि पूछा मैम था। 13वें मैम नंबर की कौन सी थर्ड अग्नि है? वन था मैम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आज की क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। काफी लंबे समय बाद आपको होमवर्क मिला होगा करने के लिए ना। तो ये होमवर्क कीजिएगा। फ्राइडे को जब हमारी दोबारा क्लास होगी, पहले आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि कौन से मैम क्वेश्चन है, ओके मैम, 13 थैंक प्रकार यू। की अग्नियां था और 13 प्रकार की अग्नियां था, और उसमें से लास्ट अग्नि आपने बोला था कि ढूंढ के हाँ, लेके आनी है। एक क्वेश्चन और था, छूट गया है, लिख लीजिए। 13 प्रकार की अग्नियों की हमने बात करी थी, जिनमें से 12 मैंने बता दी, एक सिर्फ आपको ढूंढनी है। जी, और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप लोगों के प्रश्न ही ये हैं कि मैडम आपने प्रश्न क्या पूछा था। वेरी गुड। मैम आप मुझे ना बुक्स के नेम बता देंगे, अगर हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, जैसे वात पित्त कफ। अगर कौन से सब्जेक्ट की आप बुक जानना चाह रहे हैं, आप पहले ये जैसे बताइए। वात पित्त कफ है, तो इसके लिए मैं कौन सी आप बुक सजेस्ट करोगे बात ताकि की वो कफ पढूं? की कोई बुक नहीं है, आप आयुर्वेद डाल के सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे फ्री पीडीएफ गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप डायरेक्टली चरक संहिता भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आई विल गिव यू सम ऑफ द लिस्ट, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी की कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। आपको हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। किसी और का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा हम क्लास को एंड कर सकते हैं यहीं पर। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, 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 थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, थैंक एंड यू सो मच मीट ऑन फ्राइडे। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम,
अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस फैक्टर पे काम करना चाहिए, यानी कि जैसे कि उसकी धातुएं या उसका मेंटल, उसका बैकग्राउंड। नहीं नहीं नहीं। सबसे पहला तो कंपोनेंट ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज। आपको डायग्नोसिस इज द मेन थिंग। इफ यू डायग्नोस द डिजीज प्रॉपरली, यू विल गिव ओनली अ सिंपल ट्रीटमेंट एंड दैट विल वर्क। लेकिन अगर आपने डायग्नोस प्रॉपर नहीं किया है, आप उसको कितना भी ट्रीटमेंट देते जाइए, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डायग्नोसिस इज द प्राइमरी थिंग, जिसको सीखने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना, सब कुछ लर्न करना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये भी बात करूं कि उष्ट्रासन करते हुए मेरे को नस खींच गई कमर की, अब उसके बाद मैं नॉर्मल चल भी रही हूँ तो एक पैर में हल्का सा पेन आ रहा है। अब वो एक पैर में जो हल्का सा पेन है, हमें ये नहीं पता कौन सा आसन की वजह से आया है, हम ये भूल जाते हैं। तो वो डायग्नोस जरूरी है कि आपको याद है क्या ये पेन जब हुआ था तो क्या कर रहे थे आप, उठ के खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, क्या पोजीशन थी, सो रहे थे। अगर आपको वो प्रॉपर पता बता दे पेशेंट कि हाँ ये चीज थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है, तब से मुझे दर्द है, तो उस सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है कि उस सिचुएशन में कौन कौन सी मसल्स एक्टिव थी, कौन कौन सी मसल्स डीएक्टिव थी, और गलत तरीके से उठने, सोने, लेटने की वजह से संभावतः यह प्रॉब्लम इसको आई होगी। फिर जो यह प्रॉब्लम आपने डायग्नोस करी है ना, उस यह प्रॉब्लम को आप टेस्ट करोगे। जैसे अलग अलग मस्कुलेचर को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के मूवमेंट चेक कराए जाते हैं। शोल्डर के लिए मैं अपना हाथ सामने भी उठा सकती हूँ, मैं अपना हाथ लेटरल डायरेक्शन में भी उठा सकती हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर है, वो हाथ ऐसे उठाएगा ना तो यूं झुक जाएगा, इसके बाद वो और उठा ही नहीं पाएगा हाथ। वो बोलेगा हाँ मेरा तो पूरा हाथ उठता है, और ऐसे उठाएगा पूरा, देखो ऊपर तक आ गया। वो ये नहीं देखेगा कि ऑपोजिट साइड से उठती कमर बेंड हो गई। तो ये डायग्नोस हमें करना पड़ेगा। डायग्नोसिस की पॉइंट पे जैसे ही हुआ, पता चला कि अच्छा कमर झुक रही है, मुझे पता चल गया कि उसका फ्रोजन शोल्डर है और कोई दिक्कत नहीं है, गर्दन में भी दर्द उसी से जा रहा है और एक साइड पे स्टिफनेस भी उसी वजह से आ रही है, तो मैं उसके फ्रोजन शोल्डर पे काम करूंगी रादर देन स्ट्रेचिंग द स्पाइन, रादर देन मूविंग द हिप जॉइंट। क्योंकि जिसको फ्रोजन शोल्डर होता है उसको ऑपोजिट साइड में साइटिका का पेन जरूर होता है। ठीक है। तो जनरली फ्रोजन शोल्डर लोगों को ना पता चले, क्योंकि हाथ ऊपर उठाने वाले काम आजकल कम हो गए हैं, लेकिन उनको साइटिका का पेन रहता है। तो कई बार साइटिका के ट्रीटमेंट के लिए शोल्डर मोबिलिटी काम करती है। वेरी डिफिक वेरी स्ट्रेंज थिंग बट इट वर्क्स। तो उसके लिए डायग्नोस आप डीपली करिए। डायग्नोस डीपली करने के बाद वो स्पेसिफिक चीज जो डायग्नोस में आई है उसकी ट्रीटमेंट, या उसकी जो डिजीज है वो क्यों हुई है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक फिजिकल एग्जांपल दिया मसल का। अब सपोज करो किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, क्यों कॉन्स्टिपेशन है ये जानना पड़ेगा। तो उसकी लाइफ स्टाइल खंगालनी पड़ेगी पूरी, वो खाना कैसा खाता है, किस समय खाता है, सोता किस समय है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सब देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि उसका बहुत समय से इन्फेक्शन चल रहा है, तो हमें कुछ बायोलॉजिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं जिनको, जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी जो लीवर टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी डिजीज के लिए आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं इनके लिए आपको पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नब्ज या नाड़ी विज्ञान नहीं जानते हैं, जो कि हम नाड़ी पकड़ के बता लेंगे कि अच्छा इसने 15 दिन पहले राजमा खाया था जिसकी वजह से उसका पेट खराब चल रहा है। ठीक है। तो हमें वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे जिससे पता चलेगा प्रेजेंट कंडीशन क्या है। उन टेस्ट के बेसिस पे फिर हम उनका डिसीजन लेते हैं कि अच्छा एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके शरीर में जो लीवर से बनने वाले रस हैं, जो लीवर के बाइल जूसेस हैं, वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। लीवर रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो कौन सी अग्नि डिस्टर्ब हुई है वो हमें पता चल जाएगा। कौन सी अग्नि डिस्टर्ब हुई है उसके लिए हम पर्टिकुलर क्या डाइट रिकमेंड कर सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से वो सारे कनेक्शन हमें बिठाने पड़ेंगे, लेकिन वो तब होगा जब पहले आप डायग्नोस प्रॉपर करोगे। इसी वजह से जनरली जो थेरेपीज होती हैं रिकमेंड नहीं किया जाता आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें या बिना सीखे किसी को ट्रीटमेंट दें, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट डिटेलिंग उसमें एक्चुअल में होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर और किसी का कोई नाइसली प्रश्न हो एक्सप्लेनिंग। तो बताएं। थैंक यू मैम। ओके। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं। हरिओम मैम सब। मैम मैम वन क्वेश्चन। मैम इसमें जी जो जी। लास्ट में जो ये जो लेसन है, इसके जो दीर्घ मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो वो मुझे समझ में नहीं आते हैं। वो आपको समझने भी नहीं है, ओके। वो केवल एक एग्जाम्पल के लिए दिए हैं।
ये मतलब आप ऐसा समझिए कि जस्ट फॉर फॉलोइंग अ फॉर्मेट इट इज गिवन कि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन बनेगा, वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब जिस व्यक्ति ने वो मटेरियल बनाया है उसकी नॉलेज बहुत डीप है, तो उसने शॉर्ट शॉर्ट में सारी चीजें देके डीप क्वेश्चंस पूछ लिए, वो हमारी गलती नहीं है बीइंग अ स्टूडेंट। तो वो क्वेश्चंस को आप फुल्ली इग्नोर करिए, इसमें कुछ ऐसा मैंडेट नहीं है कि उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपका सिलेबस है, जो आपके बुक में है, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर उसी से आएगा, और जितना डिटेल आप पढ़ोगे बाकी जगहों से भी उतना डिटेल में आप आंसर लिख पाओगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग क्लास को अब एंड करते हैं। विल मीट ऑन फ्राइडे। टिल देन यू शुड सर्च ऑल द 3 to 4 क्वेश्चंस विच इज गिवन एज होमवर्क। हरिओम सभी लोगों को। हाँ। Okay, ma'am. Thank you.